जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो उसी तरीके से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। ये तो आपको पता है कि हम ये डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, जिसमें आपको हम टॉप के 20 एमसीक्यूज लेकर आते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में आपको टॉप के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा वो है यूपी पुलिस भर्ती पद 2023 में जो पद आए थे उनके लिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके लिए एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि 100% वही क्वेश्चन लेकर आएँ जिनके परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। यानी सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते अपने प्रैक्टिस सेट को आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आज का पॉलिटी का क्वेश्चन ये, और ये है सरकारिया आयोग की संतुष्टियां निम्न में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, ये जो सरकारिया आयोग है उसकी संतुष्टियां इनमें से किससे संबंधित रखती हैं। राजस्व वितरण में, राष्ट्रपति के शक्तियों एवं कार्य, संसद की सदस्यता, या फिर केंद्र और राज्य संबंध। किसमें सरकारी आयोग की संस्तुतियां देखने को मिलती है, किससे रिलेट करती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा, केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है संविधान की। केंद्र और राज्यों के जो बीच में जो वैधानिक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हमारे केंद्र के पास रहेंगी और कौन कौन सी शक्तियां राज्य को दी जाएंगी, इनका बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची में। तो ये किस में दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन सी, यानी कि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होगा उनका सारा का सारा विवरण दिया हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है हमारा, इसको आप बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए, पूरा सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप इसमें कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। इसके हम फटाफट आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है किसके द्वारा। भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, या फिर भारत की संसद से। किससे अधिकार प्राप्त होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय संविधान, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भारतीय संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। क्लियर। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनिक मान होता है। इनमें से एक ऐसा कौन सा है जिसका तापजनिक मान अधिक होगा। हाइड्रोजन का, काठ कोयला का, प्राकृतिक गैस का, या फिर गैसोलीन का। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फटाफट ये 20 आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे हम। अगला हमारा, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यानी कौन सी गैस पाई जाती है। ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन, या फिर प्रोपेन। तो क्या पाई जाती है बायोगैस में, बायोगैस में जो पाई जाती है वो होती है मीथेन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये है महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था, 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 4 अप्रैल 1930, या फिर 4 फरवरी 1922 को। कब ये स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च यात्रा। ठीक है, ये जो उनका आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ था आपके लिए बताना है। तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना
क्वेश्चन नंबर 7 ये है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? ये जो असहयोग आंदोलन था जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो कब वापस लिया गया था? ठीक है, आपको बताना है। फरवरी 1922 में, मार्च 1926 में, मई 1929 में, या फिर सितंबर 1925 में। तो ये कब वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन? ये लिया गया था फरवरी 1922 में। ठीक है, इसका जो आंसर नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल क्लियर आंसर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखता रहे आपके लिए। ये है, राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? ये जो राजनीतिक बंदियों के रूप में जो बंदी थे, तो वो उसी रूप में इलाज की मांग करते हुए, ठीक है, ये जो राजनीतिक बंदी होते हैं तो उनके मतलब अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी उनके इलाज के लिए ये लोग कुछ नहीं करते थे अंग्रेज, तो उसी की मांग कर रहे थे ये। तो ऐसा करते हुए किस क्रांतिकारी ने 64 दिन उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही? जतिन दास की, राम प्रसाद बिस्मिल की, अली गफ्फार खान की, या फिर दिनेश बोस की? क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए बताना है? तो ये हो जाएगा जतिन दास, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो जतिन दास थे, इनकी एक क्रांतिकारी के रूप में ही इनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 14 दिन तक उपवास रखा। इसका मतलब ये एक आंदोलन चला रहे थे, तो उसी समय इनकी एक मृत्यु हो गई थी जेल में ही। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, गांधी जी के जो 4 उनके सिद्धांत थे उनका इसमें से एक हिस्सा नहीं है। अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य और या फिर व्यवसाय। तो उनके सिद्धांतों में से इनमें से एक कौन सा बिल्कुल राइट नहीं है, आपको बताना है। तो क्या नहीं है उसमें शामिल? इसमें नहीं है व्यवसाय। ठीक है, इसमें व्यवसाय शामिल नहीं था। अहिंसा, सत्याग्रह और ब्रह्मचर्य ये सारे ही जो थे वो गांधीवादी दर्शन यानी उनके सिद्धांतों में शामिल थे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है, काराकोरम, ये ओम हो गया। काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपको बतानी है। तो वो कौन सी है? नंदा देवी, माउंट केटू, नंगा पर्वत, या फिर माउंट एवरेस्ट। तो ये कौन सी है? ये है माउंट केटू। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि लद्दाख में है। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन की संयोजकता है वो आपको बतानी है, कितनी होगी? 1, 2, 3 या फिर 4? कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है 4। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन था। जीके जीएस का मतलब ही होता है जनरल साइंस या फिर जनरल नॉलेज। ठीक है, तो आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, और इसमें आपको जीके के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसी तरीके के हम डेली ही प्रैक्टिस सॉल्व करवाते रहते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा प्रैक्टिस सेट के तौर पर, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ फटाफट से, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 1 में, आवर्त 2 में, आवर्त 3 या फिर आवर्त 4 में? तो कहाँ रखा जाता है? आवर्त 2 में रखा जाता है 5 गैर धातुओं को। ठीक है, 5 गैर धातुओं को आवर्त 2 में रखा गया है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्न में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? 5, 2, 10 या फिर 3? कौन सा करता है इसमें से विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 10, करेक्ट। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आप सभी लोग भी इनके आंसर्स अच्छे से कर पा रहे होंगे और आप सभी लोग एक कॉपी पे आप अपना स्कोर नोट करते रहिए, जिससे कि आपको पता चले लास्ट में कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने आपके गलत होने वाले हैं। और डेली ही आपको एक प्रैक्टिस सेट देना है, ठीक है। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देकर अपनी तैयारी को देखना है, चेक करना है कि आप कितने इसमें से क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगला है हमारा, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? कौन सी गैस निकलती है जब बेकिंग पाउडर में हम पानी को मिक्स कर देते हैं तब? तो इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बड़ा है, तो इसे थोड़ा छोटा करेंगे जिससे कि पूरा दिख जाए। ये है, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए, मृदु का मतलब क्या होता है? मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम पानी में मिला दें घरेलू तौर पर तो पानी कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? मृदु हो जाता है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये है, भारत देश में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा शुरू हुई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा? किसने हमारे देश में शिक्षा नीति को स्टार्ट करा था? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा इंदिरा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना आंसर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहली बार पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय नीति की घोषणा? सन 1968 में, 1986, सन 2020 में या फिर सन 1999 में? कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1968 में, ठीक है, यानी सन 1968 में पहली बार, यानी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भी हुई थी और तभी से ये शिक्षा नीति लागू भी हुई थी। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। ये है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ठीक है, ये जो नई शिक्षा नीति थी उसको 2020 को इसकी जो मंजूरी थी वो कब मिली? तो इसके ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, 19 जुलाई 2020, 4 मार्च 2018 या फिर 18 मार्च 2018 को। तो कब मिली थी इसको मंजूरी कैबिनेट की? ये मिली थी 29 जुलाई 2020 को। क्लियर। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है बट 28 थोड़ी होगा, क्योंकि अभी तो 28-20 तक तो किसी ने सोचा भी नहीं है, ये इतना उसमें टाइप हो गया, बट कोई नहीं। तो 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? ये जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 की, उसको किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993? तो किसके स्थान पर इसे लागू किया गया? ये थी पहली जो शिक्षा नीति थी हमारी, वो थी 1968 और उसी के स्थान पर ये हमारी 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी, जो कि 29 जुलाई 2020 में से कैबिनेट की मंजूरी दी गई, उसको लागू किया गया। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम डेली आपके लिए 20 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे।
कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी? कितने वर्ष के बाद? तो पहली कब आई थी और लास्ट या फिर दूसरी कब आई थी? तो और उन दोनों के बीच का अंतराल क्या था, इसमें ये पूछा गया है। 34 वर्ष, 52 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 33 वर्ष। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहली जो शिक्षा नीति थी हमारी वो लागू हुई थी 29 जुलाई 2020 को, और दूसरी जो सॉरी 1968 को। और जो दूसरी जो हमारी शिक्षा नीति थी वो कब लागू हुई? वो 2020 से लागू हुई। तो अब आपको बताना है कि बीच में इतना कितने वर्षों का इसमें गैप रहा। तो इसका जो आंसर है वो तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। बाकी की मैंने आपको सारी आंसर बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवा दी। उम्मीद है आपने भी इसके सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मिलते हैं एक ऐसे ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।